आज हमारे सामने हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक तूफानी दौर के कुछ नोट्स हैं। भारतेंदु काल। ये वो समय था जब हिंदी साहित्य, जो सदियों से एक ही ढर्रे पर चल रहा था, अचानक एक नई करवट ले रहा था, एक आधुनिक रूप में ढल रहा था। तूफानी दौर कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ साहित्यिक बदलाव नहीं था, ये पूरे समाज के मंथन का दौर था। अच्छा। इन नोट्स के जरिए हम सिर्फ तथ्य नहीं जानेंगे, बल्कि उस दौर की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि वो कौन सी ताकतें थीं जो हिंदी को मंदिरों और दरबारों से निकालकर आम आदमी के मुद्दों तक ले आईं। तो चलिए इस दौर के डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। नोट्स की शुरुआत होती है हिंदी आलोचना के पितामह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक बहुत ही दमदार कथन से। हाँ, शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी, सबसे अनोखी घटना थी गद्य का आविर्भाव, यानी प्रोस का आना। अच्छा। सोचिए, सदियों से साहित्य का मतलब सिर्फ कविता, दोहे, पद ही था। अचानक लोग कहानी, निबंध, नाटक लिखने लगे। ये एक तरह का बिग बैंग था। और इस बिग बैंग में सबसे पहला कौन सा तारा बना? मतलब गद्य में सबसे पहले क्या लिखा गया? सबसे पहली विधा थी नाटक। नाटक। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो समाज का आईना होता है। और इसी आईने में पहली बार पुनर्जागरण यानी समाज को जगाने की चेतना दिखाई दी। ये चेतना, ये जागृति आई कहाँ से? ये लहर बंगाल से उठी और हिंदी क्षेत्र तक पहुंची। बंगाल में समाज सुधार का आंदोलन पहले शुरू हो चुका था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नाटक से शुरुआत होने के बावजूद भारतेंदु काल की सबसे मजबूत, सबसे असरदार विधा निबंध को माना गया। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि निबंध में लेखक सीधे सीधे अपनी बात कह सकता था, बिना किसी लाग लपेट के। चलिए अब उस इंसान की बात करते हैं जिसके नाम पर यह पूरा युग जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सिर्फ 35 साल की जिंदगी, 1850 में जन्म और 1885 में मृत्यु। इतना कुछ कैसे कर गए वो? यही तो कमाल है। उन्हें अपने युग का वैतालिक कहा गया। वैतालिक? इसका क्या मतलब हुआ? वैतालिक मतलब वो जो सुबह होने से पहले आकर नए दिन की घोषणा करता है, जो सबको जगाता है। भारतेंदु वही थे। मतलब वो एक तरह से दो दुनियाओं के बीच खड़े थे, है ना? बिल्कुल। वो रीतिकाल और आधुनिक काल की संध रेखा पर थे, जहां पुरानी दरबारी कविता खत्म हो रही थी और आधुनिक सोच जन्म ले रही थी। अच्छा। इसीलिए उन्हें आधुनिक हिंदी कविता का वाहक और आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही नए विचारों को साहित्य में लाने का रास्ता बनाया। धनवान राजकुमार कहे जाने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन और पैसा हिंदी के लिए लगा दिया। और उनके साहित्यिक गुरु? उनके साहित्यिक गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये तो हुई व्यक्ति की बात, पर इस पूरे युग का चरित्र कैसा था? इसकी आत्मा में क्या था? नोट्स में इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। पहली और सबसे बड़ी विशेषता है सामाजिकता की भावना। सामाजिकता की भावना? इसे ऐसे समझिए, सदियों से जो साहित्य राजा महाराजाओं या भगवान की भक्ति तक सीमित था, वो अचानक बाल विवाह, पर्दा प्रथा और छुआछूत जैसी जमीनी समस्याओं पर बात करने लगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसका ट्रिगर क्या था? अचानक लेखकों को समाज की याद कैसे आ गई? ट्रिगर था 19वीं सदी का उथल पुथल भरा माहौल। अंग्रेजी राज, नई तकनीकें जैसे प्रिंटिंग प्रेस और समाज सुधार के आंदोलनों ने लेखकों को मजबूर किया कि वे अपने समाज को आलोचना की नज़र से देखें। साहित्य अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, वो बदलाव का एक हथियार बन गया। इसीलिए समाज सुधार इस दौर की दूसरी बड़ी पहचान है। और इसी से जुड़ा है अखंडित राष्ट्रीय चेतना, यानी एक देश होने की सोच। हाँ, पहली बार साहित्य में ये विचार आया कि हम सब, चाहे किसी भी प्रांत के हों, एक राष्ट्र हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। वो क्या? जो इस युग की सबसे अनोखी विशेषता है, अंतर्विरोध व अंतर्द्वंद की भावना। मतलब एक तरह का कंफ्यूजन। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये एक क्लासिक लव हेट रिलेशनशिप जैसा था। सोचिए, आप एक कंपनी की तकनीक और उसकी कुशलता की तारीफ तो करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो अपने कर्मचारियों का शोषण कर रही है। अच्छा। यही हाल उस दौर के लेखकों का अंग्रेजों को लेकर था। तो एक तरफ अंग्रेजी राज की तारीफ भी है और दूसरी तरफ विरोध भी। बिल्कुल। वो अंग्रेजों की तारीफ करते थे कि उन्होंने देश में रेल और एक प्रशासनिक व्यवस्था लाकर स्थिरता दी,
लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि उन्हीं रेलों से देश का पैसा और कच्चा माल लूटकर विदेश भेजा जा रहा है। भारतेंदु की एक लाइन इस पूरे कंफ्यूजन को पकड़ लेती है। अंग्रेज राज सुख साज सब है, सब भारी, पे धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। यानी सब कुछ ठीक है पर देश का पैसा बाहर जा रहा है, यही सबसे बड़ा दुख है। हाँ। तो इस अंतर्विरोध से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हास्य व्यंग को अपना हथियार बनाया, खासकर अपने निबंधों में, और साथ ही स्वदेशी का नारा दिया, खादी पहनने की वकालत की और विदेशी चीजों का विरोध किया। ये उनका आर्थिक राष्ट्रवाद था। तो ये जो सामाजिक दबाव और अंदरूनी कश्मकश थी, इसने उस दौर के लिटरेचर के ट्रेंड्स को कैसे शक्ल दी? लोग असल में लिख किस बारे में रहे थे? नोट्स में इसकी एक पूरी लिस्ट है और वो बहुत कुछ बताती है। एक तरफ भक्ति भावना और श्रृंगारिक प्रवृत्ति जैसे पुराने ट्रेंड्स चल रहे थे, जाहिर है, क्योंकि आप सदियों की परंपरा को एक झटके में नहीं छोड़ सकते। लेकिन साथ ही राष्ट्रीयता की भावना और सामाजिक चेतना जैसे नए और विस्फोटक विषय भी आ गए थे। और एक खास बात जो नोट्स में लिखी है वो ये कि कवियों का ध्यान गद्य यानी प्रोस पर ज्यादा था। हाँ, क्योंकि अपनी बात असरदार तरीके से कहने के लिए, समाज से सीधे संवाद करने के लिए गद्य सबसे अच्छा माध्यम था। इसी दौर में पत्रकारिता का जबरदस्त विकास हुआ। अच्छा। पत्रिकाएं विचारों की लड़ाई का मैदान बन गईं। कुल मिलाकर ये युग प्रगति का सूचक था। भले ही शिक्षा कम थी, लेकिन सोच में एक मौलिकता और नयापन था। चले अब फिर से भारतेंदु पर लौटते हैं। एक लेखक और एक आंदोलनकारी के तौर पर उनका काम कैसा था? उन्होंने समस्या पूर्ति नाम का एक दिलचस्प काव्य खेल शुरू किया। समस्या पूर्ति? हाँ, इसमें एक अधूरी पंक्ति दी जाती थी और कवियों को उसे पूरा करना होता था। ये एक तरह से उस दौर की लिटरेरी वर्कशॉप थी। 1873 में तदीय समाज बनाया और सिर्फ 30 साल की उम्र में 1880 में उन्हें उस वक्त के पत्रकारों और साहित्यकारों ने भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा की उपाधि दी। उन्होंने लिखा किस भाषा या शैली में? यहाँ भी क्या कोई द्वंद्व दिखता है? यहाँ तो सबसे बड़ा द्वंद्व दिखता है। उन्होंने कविता के लिए पारंपरिक ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया, जो कवित्त सवैया जैसे छंदों में दिखती है। लेकिन गद्य यानी नाटक और निबंध के लिए उन्होंने खड़ी बोली को चुना। उन्होंने महिलाओं के लिए बाला बोधिनी जैसी पत्रिका भी निकाली। तो उनके लिखने के विषय क्या थे? वही पुराने भक्ति श्रृंगार या कुछ नया? दोनों का मिश्रण। भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम और सामाजिक समस्याएं, सब कुछ था। काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा ही रही, लेकिन खड़ी बोली में भी दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जैसी कविताएं लिखीं। अच्छा। उन्होंने वैष्णव भक्ति को अपनाया और खुद को तदीय सर्वस्व यानी राधा का भक्त कहा। लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति में भी वही द्वंद्व साफ झलकता है, राजभक्ति भी और देशभक्ति भी। कविता के अलावा जैसे वो ब्रज भाषा में लिख रहे थे, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? उनका सबसे बड़ा योगदान था खड़ी बोली में गद्य, खासकर नाटक विधा की नींव रखना। 1873 में उनके नाटक सत्य हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी। सही। उन्होंने नाटकों में लावणी जैसी लोक गायन शैलियों का इस्तेमाल किया ताकि आम लोग उससे जुड़ सकें। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। कहते हैं कि खड़ी बोली गद्य के जनक होने के बावजूद उन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा था। ये क्या पहेली है? यही इस युग का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प अंतर्विरोध है। भारतेंदु को लगता था कि कविता की कोमलता और मिठास के लिए ब्रजभाषा ही सबसे अच्छी भाषा है। अच्छा। उन्हें डर था कि खड़ी बोली की खुरदुरी जबान कविता की आत्मा को मार देगी। इसलिए जो लोग कविता में भी खड़ी बोली इस्तेमाल करने की जिद कर रहे थे, उन्हें वो हठी कहते थे। तो वो भविष्य को देख तो रहे थे, पर अतीत को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। बिल्कुल। वो जानते थे कि भविष्य गद्य का है और गद्य के लिए खड़ी बोली जरूरी है, लेकिन उनका कवि मन ब्रजभाषा में ही रमा था। उन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया। उनका नाटक भारत दुर्दशा उस दौर का राजनैतिक घोषणा पत्र बन गया। हाँ। उनकी एक पंक्ति है, अंग्रेजों पर कटाक्ष करती हुई, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी कैतन मन धन मुँह से। भारतेंदु तो इस आंदोलन का केंद्र थे, लेकिन वो अकेले तो नहीं लड़ रहे थे। उनकी टीम में कौन कौन था? हिंदी साहित्य के वो अवेंजर्स कौन थे? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक मंडल था, एक पूरी टीम थी और हर किसी का अपना एक खास रोल था। जैसे अगर भारतेंदु एक विजनरी थे, तो बालकृष्ण भट्ट उस टीम के सबसे तीखे और बेबाक आलोचक थे।
आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिंदी का स्टील कहा है। वो किसी की भी आलोचना करने से डरते नहीं थे। संयोगिता स्वयंवर नाटक की तीखी आलोचना करके वो हिंदी के पहले आलोचक माने गए। यहाँ नोट्स में एक छोटा सा कंफ्यूजन है। एक जगह शुक्ल जी भट्ट जी को स्टील कहते हैं और दूसरी जगह एडिसन। हाँ, ये एक आम कंफ्यूजन है। सही तथ्य ये है कि आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील कहा है। नोट्स में शायद ये आगे पीछे हो गया है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी कमाल की थी। तो प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? उनका क्या अंदाज था? प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से थे और अपनी पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। वो जबरदस्त व्यंग्यकार थे। अच्छा। वो दांत, बात, धोखा जैसे मामूली विषयों पर ऐसे मजेदार और गहरे निबंध लिख सकते थे कि आप हैरान रह जाएं। समाज की किसी भी बुराई पर वो अपनी कलम से तीखा मजाक कर सकते थे। तो एक विजनरी, एक आलोचक और एक व्यंग्यकार, और कौन था इस मंडल में? एक और बड़ा नाम था लाला श्रीनिवास दास का। भले ही वो भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं थे, पर उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने हिंदी साहित्य को 2 अनमोल तोहफे दिए। उनके उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। पहला उपन्यास? हाँ, और उनके नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक यानी ट्रेजेडी। और इन सब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम क्या था? पत्रिकाएं। उस दौर की 3 पत्रिकाएं सबसे अहम थीं, जिन्हें इस युग की त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं। कौन कौन सी? भारतेंदु की कविवचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण। ये सिर्फ पत्रिकाएं नहीं थीं, ये आंदोलन थीं। नोट्स में और भी कई लेखकों के नाम हैं, उनमें से कुछ खास कौन है? जरूर। एक थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जो मिर्जापुर के रईस थे और उनकी लेखनी में वो शान दिखती थी। वो अब्र नाम से उर्दू में भी लिखते थे। अच्छा। फिर थे ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनकी भाषा में प्रकृति और प्रेम की मिठास घुली होती थी। उन्होंने कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में बहुत सुंदर अनुवाद किया। एक और महत्वपूर्ण लेखक थे अंबिका दत्त व्यास, जिन्हें भारतेंदु ने सुकवि की उपाधि दी थी। वो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के बड़े जानकार थे। कोई विदेशी नाम भी है इस लिस्ट में जो थोड़ा हैरान करता है? फ्रेडरिक पिनकॉट? हाँ, फ्रेडरिक पिनकॉट लंदन में रहते थे, लेकिन हिंदी से उन्हें गहरा लगाव था। वो इन भारतीय लेखकों को लगातार चिट्ठियां लिखते, उन्हें प्रोत्साहित करते और उनका काम इंग्लैंड में छपवाते थे। अरे वाह! कहा जाता है कि उनकी प्रोत्साहन के बिना शायद कई लेखक